FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है प्रोग्राम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा, और मेरे साथ ही आज किसान की बात कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं मैं रजत। सुषमा, आपका स्वागत कार्यक्रम में, आप सभी का स्वागत। आकाशवाणी दिल्ली का ये कार्यक्रम है और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। आपका सभी एक बार पुनः अभिवादन। जी रजत, देखिए आज सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जो काफी गुणवत्तापूर्ण होती है, और गुणवत्ता अगर हम लेना चाहते हैं तो सब्जियों का अगर पॉली हाउस या संरक्षित खेती करें तो वो बहुत ही अच्छी हमें सब्जी हमारे किचन तक पहुंच सकती है। तो इसी सब्जेक्ट पर आज हम बात करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर चुके हैं हमारे विशेषज्ञ को, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं संरक्षित प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम जी। और आज हमारा विषय जो है यही है डॉक्टर साहब की सब्जी फसलों के संरक्षित पौध उत्पादन। तो आज हम बात करेंगे कि पौध उत्पादन किस तरह से की जाए। तो आखिर ये अवधारणा है क्या, संरक्षित खेती किसे कहा जाता है, प्रोटेक्टेड? मैं उससे पहले सुषमा एक बार, चूंकि ये कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, आपके भी प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का, शंकाओं आशंकाओं का हमें इंतजार रहेगा, स्वागत रहेगा। और हमारा जो टेलीफोन नंबर है फोन इन प्रोग्राम के लिए वो है 011-2342-1081, 23421081, 011 दिल्ली का STD कोड है अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो। जी, तो ये नंबर है आपके लिए और आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, और आज विषय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो सीधे डायरेक्ट बात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, संरक्षित खेती आखिर है क्या, इसके बारे में? सुषमा जी, जैसा आपने बताया कि संरक्षित खेती में बहुत सारे फायदे होते हैं। तो संरक्षित खेती हम उस खेती को कहते हैं जब हम कृषि को या जो भी हम फसल उत्पादन करते हैं वो एक हम संरक्षित क्षेत्र में करते हैं। संरक्षित ढांचा होता है और उसके ऊपर जो विभिन्न तरह की क्लैडिंग मटेरियल या छावन जिसको कहते हैं, वो छावन होती है जिससे कि प्रकाश तो उसके अंदर आता है और उसे मतलब पारदर्शी चाहे वो पॉलीथीन की हो या दूसरी सीड्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं जी। इसमें दो तरह के ढांचे होते हैं, एक तो होते हैं कि जो कम लागत वाले और एक दूसरे जो अधिक लागत वाले। तो उनको किसान अपनी अपनी सुविधा अनुसार जो और उनकी जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से वो उसे इस्तेमाल में लाते हैं। तो इनको हम पॉली हाउस भी कहते हैं, नेट हाउस भी कहते हैं, शेड नेट हाउस भी कहते हैं, लो टनल्स हैं, वॉक इन टनल्स हैं। तो ये तब विभिन्न तरह के ये ढांचे हैं जिनका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जी। तो पॉली हाउसेज जो होते हैं वो कुछ खास क्षेत्रों के लिए मतलब तैयार किए जाते हैं या सभी जगह, या जहां ज्यादा वर्षा या मौसम अनुकूल जहां पर नहीं होता उस एरियाज में ज्यादा जब हम संरक्षित खेती की बात करते हैं तो संरक्षित खेती का मतलब ये होता है कि पौधे को एक ऐसा आदर्श वातावरण देना जिसके अंदर उसकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों ही बढ़ जाएं।
तो आप चाहे वो पहाड़ों पे इस्तेमाल करें, चाहे रेगिस्तान में इस्तेमाल करें, चाहे कम वर्षा वाली जगह इस्तेमाल करें, चाहे ज्यादा वर्षा वाली। और दूसरी चीज इसमें होती है कि इसमें पानी की काफी बचत होती है, क्योंकि यहाँ पे हम टपक सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बूंद बूंद सिंचाई है उसकी वजह से हमारा करीब 40 से 60% तक जो है वो जो सिंचाई में पानी जल प्रयोग होता है तो उस जल की बचत होती है। इसके साथ ही जो हम रसायन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाद हो या अन्य दवाएं हैं, उनकी भी बचत होती है जी। और जो गुणवत्ता है फसल की वो ज्यादा अच्छी प्राप्त होती है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम तो हम शुरू कर ही चुके हैं जी, और पॉइंट दर पॉइंट आप तक सवाल भी हम कोशिश करेंगे पहुंचाने की। अभी जैसा कि अवधारणा को हम समझ रहे थे, कॉन्सेप्ट को आपने समझाया काफी डिटेल में जाके, और अभी एक इसमें पॉइंट आया था कि जैसे जैसे जो टपक वाला आपने शब्द अभी इस्तेमाल किया कि जहां जैसी उपयोगिता है, जहां जैसी जरूरत है प्रकृति के हिसाब से, प्राकृतिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, वहां इसको किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, सब्जियों की आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सब्जी फसलों को लेके पौध उत्पादन ये कितना चैलेंजिंग, कितना चुनौतीपूर्ण है अपने आप में? देखिए, जब हम सब्जी की बात करते हैं तो सब्जी हम दो तरह से लगाते हैं। एक तो कुछ सब्जियां होती हैं जैसे भिंडी है, मटर है, लोबिया है, जिसको हम सीधे खेत में लगा देते हैं जी। और कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम रोपित करते हैं, उनकी हम पहले पौध बनाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गई, मिर्च हो गई, कद्दू वर्गीय फसलें हैं जैसे लौकी हो गया, खीरा, तरोई, ककड़ी या जो भी और दूसरी फसलें हैं। तो जिन फसलों को हम रोपित करते हैं, इवन हम जो स्वीट कॉर्न की बात करते हैं ना, स्वीट कॉर्न को भी आप डायरेक्ट खेत में लगा सकते हैं और उसको रोपित भी कर सकते हैं। तो जिनका हम रोपण करते हैं उनकी हम नर्सरी तैयार करते हैं, पौध उत्पादन करते हैं। तो जब हम संरक्षित उसमें संरचना के अंदर इसका नर्सरी उत्पादन करते हैं, तो वो जैसे टमाटर की बात करें या शिमला मिर्च की बात करें या मिर्च है या बैंगन है, तो अधिकतर जो हमारी सब्जी फसलें हैं वो उनमें वायरस की समस्या होती है। जैसे अभी जो अगर जुलाई में जिन लोगों ने लगाई होगी तो यहीं से शुरुआत होती है रोग की। तो जब आप संरक्षित क्षेत्र में करते हैं तो हम रोग से उनको बचा सकते हैं। अच्छा। विषाणु जनित रोग जैसे, क्योंकि बाहर जो होती है खुले में, एक तो बीज आपका ज्यादा लगता है, दूसरे हम यहाँ इसको करते हैं वो होती है मृदा रहित माध्यम, जिसमें हम कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और प्लग ट्रेज होती हैं, उसमें जो पौध उत्पादन होता है, एक तो जो हमारी रोग जनित, जीवाणु जनित या जो मृदा जनित बीमारियां, मिट्टी से जो बीमारियां आती हैं, तो इसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। तो उसमें वो बीमारियों से हमारी बचत हो जाती है। अच्छा। दूसरा, जो हम प्लग ट्रे में एक एक बीज, जो जैसे आजकल आप देखें जो हाइब्रिड बीज हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो जब हम उनको एक ट्रे में प्लग, जो एक ढांचा या खाका जो है वो 198 छेद की एक ट्रे होती है जी, तो उस ट्रे में हम भरते हैं और उनमें एक एक दाना हर ट्रे में डालते हैं। अच्छा। और यहाँ इसके अंदर ऐसा वातावरण तैयार मिलता है पौधों को, तो वो एक एक दाना, हर दाना उगता है। तो आपका जो भी पैसा लगा है उस हर पैसे की वसूल होती है और किसान को। और दूसरी चीज ये होती है कि जब आपकी पौध अच्छी गुणवत्ता वाली बन रही है और यहाँ पे जो सफेद मक्खी है उसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो चारों तरफ से आपका ढांचा संरक्षित है जी। तो उसके अंदर आप पौध उगा रहे हैं, तो आप उसकी बेहतर देखभाल कर पाते हैं बाहर की अपेक्षा। और जो विषाणु है वो आपका ट्रांसमिट नहीं होता, आपकी पौधों में नहीं आता। जब आपकी स्वस्थ पौध तैयार होती है, तीसरा फायदा क्या होता है, आपका खेत मान लिया 1 महीने बाद खाली होगा और आप पौध अभी तैयार कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका खेत खाली होता है, आपकी पौध इधर तैयार है, आप उसको लगा सकते हैं, प्लांटिंग हो सकती है। हाँ, बिल्कुल टाइमली, आपको टाइम गैप की अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो बीच में गैप है वो आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। चौथा ये है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन साधन है जो हमारे नवयुवक हैं, जो ग्रामीण युवक हैं हमारे, और वो रोजगार के लिए, तो एक रोजगारोन्मुख ये एक परियोजना है, इसको आप ले सकते हैं। और मैं आपको एक दृष्टांत मुझे याद आता है, बहुत पहले का 2002 की बात बताता हूं मैं आपको, जबकि हमारा जो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र है, जिसको पहले इंडो इजराइल प्रोजेक्ट कहा करते थे जी, भारत और इजराइल के सहयोग से देश में पहला केंद्र बना था, जहां पे कि हम इस तकनीकी का डेमोन्स्ट्रेशन करते थे लोगों को दिखाने के लिए, और फिर उस टेक्निक का रिफाइनमेंट हुआ। तो जब ये पहली बार बना तो उस समय तक ये प्लग ट्रे उतनी पॉपुलर नहीं थी। दूसरा, इसमें जड़ों का विकास बहुत होता है। जैसे अब आपने जो खुले में लगाई, तो खुले में आप पौधा उखाड़ के फिर लगा के दूसरी जगह रोपित करते हैं, तो आपकी सारी जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं।
क्योंकि आप पौधे को उखाड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पौधा इंटैक्ट है, जैसे ही आप निकालेंगे कुल्फी की तरह निकल आएगा और उसे आप ले जाके जमीन में लगा दीजिए तो जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो जो परसेंटेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, जो पौध स्थापना होती है हमारी मुख्य खेत में, वो 100% होती है इस केस बढ़ में। जाती है जी। और जबकि आप बाहर से जब खुले खेत से जिनको जमीन में आप लगाते हैं उनको उखाड़ते हैं तो करीब से 10 से 20% का जो है वो आपके पौधे मरते हैं, डिस्ट्रॉय भी होती है और लाइफ बढ़ जाती है। लाइफ मतलब यहाँ डॉक्टर पे। साहब, कीटों से रक्षा हो रही है, मिट्टी की गुणवत्ता इसमें संरक्षित हो रही है, ठीक है। अभी आपने बताया कि जड़ें भी सुरक्षित की जा रही हैं, तो कुल मिला के जो आपकी पूरी ये बात है, इसको इस तरह से क्यों ना लिया जाए कि खेती को हम अगर कर रहे हैं तो खेती होनी ही संरक्षित खेती चाहिए। कैसे कैसे डिफर कर रहे हैं इसे प्राकृतिक खेती से या पारंपरिक खेती से? तो जो कुछ चीजें हैं, जैसे आप सब्जी की बात कर रहे हैं तो आप संरक्षित खेती कर सकते हैं, लेकिन जब आप अनाज की फसलों की बात करते हैं तो हर चीज हर जगह नहीं हो सकती। बिल्कुल, वही मैं समझना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब, पूंजी की बात आती है क्योंकि किसान भाई बहन सोचते भी हैं कि हम संरक्षित खेती करेंगे। जी जी। तो पूंजी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ढांचा ये भी कहा जाता है कि आरंभिक समय में बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बाद में इसके बहुत फायदे हैं। तो कितना अनुदान भी क्या सरकार इसमें सपोर्ट करती है, कितना परसेंट होता है? बिल्कुल, सरकार इस पे, हमारी केंद्र सरकार जो है वो जो संरक्षित ढांचे हैं उन पे लगभग 50% अनुदान की इसका प्रावधान है। और इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी कुछ अनुदान देती हैं, वो हर राज्य में अलग अलग है, तो वो कर सकते हैं। जैसे जो MIDH स्कीम है तो उसके तहत केंद्र सरकार से मिलता है और वो उसमें राज्य सरकारें अपना योगदान भी देती हैं। तो ये जो योगदान है ये हर फसल के लिए अलग अलग होता है? नहीं, ये संरक्षित खेती के लिए ही है। उसमें चाहे आप सब्जियां उगाएं या फूल उगाएं या फिर कोई और जी फसल। जी, संरक्षित खेती का जो ढांचा तैयार करने की जो विधि होती है अलग अलग कई तरह से होती होगी, तो एरिया वाइज भी होती होगी, तो वो क्या है? देखिए, जैसे अगर आप इसको इस तरह लें कि इसमें 2 तरह के ढांचे होते हैं, एक तो जो अधिक लागत वाले हैं, दूसरे कम लागत वाले। तो जो हमारे छोटे मझोले किसान हैं वो अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या जो वहाँ पे राज्य कृषि विश्वविद्यालय है उनसे संपर्क कर सकते हैं इस बाबत, और वो ढांचा जो स्ट्रक्चर का डिजाइन है वो उनसे मिलके फाइनल कर सकते हैं। क्योंकि अगर पहाड़ों पे हैं तो वहाँ अलग तरह के ढांचे होते हैं और हम जो मैदानी क्षेत्रों में हैं वहाँ पे अलग तरह के ढांचे। इवन इसकी जो ढांचों की ऊंचाई है उसमें भी फर्क होता है, तो वो स्थान स्पेसिफिक है, तो उसको वो स्थानीय स्तर पे उसको कर सकते हैं। और जो कम लागत वाली है, मैं तो कहूंगा किसान भाइयों से जो पहली बार कर रहे हैं तो पहले तो इसके लिए प्रशिक्षण अवश्य लें, चाहे वो हमारा मतलब उनका जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी उनको प्रशिक्षण दे सकता है, जो उनका स्थानीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय है वो दे सकता है। इसके अलावा हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में जो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र है वहां पे भी हम समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, तो वो वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। और तो जो नए लोग हैं तो वो कम लागत वाले जो संरचनाएं हैं उनसे शुरुआत करें। उसमें जो हमारा लो टनल है तो लो टनल में मुश्किल से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्च आता है, तो उस तरह की से लेके चलें। उसमें वो पौध भी उत्पादन कर सकते हैं और फसल उत्पादन भी कर सकते हैं। इससे आगे अगर किसी को करना है तो वो हमारी जो वॉक इन टनल्स हैं ये शिफ्ट कर सकते हैं इन टनल्स को। इनको चाहे आप PVC पाइप से भी बना सकते हैं, तो ये कम लागत में बनती हैं जी। तो इनसे शुरुआत कर सकते हैं। और फिर आपको एक बार जब इसका एहसास हो जाए कि कौन सी चीजों की आवश्यकता है, कौन सी जरूरी चीजें हैं, क्या एहतियात बरतने चाहिए, तो फिर आप आगे के स्ट्रक्चर्स पे जा सकते हैं। जी। कोई प्रशिक्षण जैसी व्यवस्था है हाँ जी, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि हमारा केंद्र भी इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित कराता है। इसके अलावा वो अपने स्थानीय जो उनका राज्य कृषि विश्वविद्यालय है या वहाँ पे कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या और भी दूसरी जो NGO टाइप की संस्थाएं वहां पे हैं, तो ऐसे लोग भी इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित कराते हैं, तो उनसे भी वो संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे उन्हें अनुदान चाहिए तो वो अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें और उनके माध्यम से वो अपनी फाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, खेती का अभिन्न अंग होता है सिंचाई, इरिगेशन और संरक्षित खेती का कुछ आपस में कोई टकराव आपके तजुर्बों में आया अभी तक? नहीं, देखिए कोई अपवाद जैसी चीज? हमारा जैसे केंद्र है, मैं आपको बताऊं, हमारा 24 एकड़ का केंद्र है और हमारे केंद्र पे हमारा पूरा जो
सिंचाई का कार्य है वो टपक सिंचाई या फव्वारे वाली पद्धति से होता है। या तो हम स्प्रिंकलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और नहीं तो अधिकतर जगहों पे हमने ड्रिप सिंचाई से किया हुआ है। तो उससे क्या होता है, आपकी पानी की भी बचत होती है और हम जल संरक्षण भी करते हैं। पॉली हाउस की छतों से जो पानी बारिश में पानी आता है, हम वो एक नाली के माध्यम से, हमारे पास एक तालाब है, हम उस तालाब में उसको इकट्ठा करते हैं और वहां से फिर पानी को फिल्टर करके फिर पंप करते हैं और वो ड्रिप के माध्यम से पॉली हाउसेज में जाता है, या जो हमारे खुले खेत हैं उनमें भी ड्रिप्स के माध्यम से जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है और ये एक तरह की बहुत अच्छी तकनीक है जो आप टपक सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, आपकी जल की बचत होती है। बिल्कुल। और पौधे में पानी जहाँ चाहिए और वहाँ पहुँचता है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है कि वन मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो वो भी वहाँ पे उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्ध होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पॉली हाउस बहुत संरक्षित है तो और भी बहुत सारी चीजों से, जैसे कि जानवर हैं, बंदर हैं, इनसे भी हमें प्रोटेक्शन मिलता है। मैं एक चीज और जानना चाह रही थी कि जब जर्मिनेशन की बात आती है तो एक टाइम पीरियड जो होता है, जी जी बिल्कुल, तो बाहर अगर हम इसकी खेती कर रहे हैं फसलों की, सब्जियों की, तो उसमें और इसमें कितना फर्क आता है? या क्या 4 गुना हम खेती कर सकते हैं या 2 गुना कर सकते हैं? कितना फर्क, अंतर क्या है दोनों में? जैसे हमारे पास 400 स्क्वायर मीटर की नर्सरी है, हम उसमें एक साल में लगभग 15 लाख पौधे तैयार करते हैं और वो कस्टमाइज्ड पौधे होते हैं। जैसे अगर आपको किसी प्रजाति के पौधे चाहिए तो हम आपको बोल देंगे सुषमा जी कि भाई आप इस प्रजाति आपने जो बोनी है, आप उस प्रजाति का बीज मुझे दे दीजिए और हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो पौधे तैयार करते हैं और हम किसानों को देते हैं। और हमारे यहाँ से वो पौधे दूर दराज के क्षेत्रों में, मतलब जैसे राजस्थान का उदयपुर है या पालनपुर जो गुजरात में लगता है, वहां तक के किसान हमारे पौधे जो हमारे नजदीकी किसान है वो तो ले ही जाते हैं, दिल्ली एनसीआर के तो ले ही जाते हैं, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, ये तो कॉमन चीज है। लेकिन जो इतनी दूर तक के किसान हैं वो भी यहाँ से पौधे लेके जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा सॉइललेस मीडियम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, मृदा रहित माध्यम को, उसमें आप बीजों की रोपाई कर देते हैं और ट्रे के ऊपर हम ट्रे लगाते चले जाते हैं, पाइलिंग करते हैं ट्रेज की। और इसमें ये होता है जैसे आपने खीरा बोया या ककड़ी बोई, तो ये जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं वो अधिकतर तीसरे या चौथे दिन निकल आती हैं। तो तीसरे चौथे दिन आपको ट्रे बाहर खोलनी पड़ती है उन ट्रेज को, और उसके बाद आप उसमें सिंचाई वगैरह करते हैं, ड्रेंचिंग कर देते हैं। और जो हमारे जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च ज्यादा टाइम लेती है तो करीब वो 5-6 दिन लग जाते हैं उसमें निकलने में। बैंगन थोड़ा टाइम ले लेता है, 5-6 दिन में लगते हैं। टमाटर भी 4 दिन में निकल आता है। तो इसकी हर जो फसल है उसकी अलग अलग जर्मिनेशन की स्पीड है, उसकी अवधि है। तो वो इस तरह से 3 से लेके 6 दिन में सारे पौधे हमारे जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। फिर उनको हम क्योंकि जो हम मीडियम बता रहे हैं मृदा रहित माध्यम, इसमें कोई पोषक तत्व तो नहीं होता है, इसलिए आपको पोषण बाहर से देना पड़ता है। तो आप स्प्रिंकलर के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से उसको दे सकते हैं। मतलब जितने भी पोषक तत्व दिए जाएंगे वो बाहर से, के बाहर नहीं, जब उसका रोपण होगा नहीं, जब वो जर्मिनेट कर जाएगा नर्सरी के अंदर ही, क्योंकि जो आप माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपने बीज लगाया उसमें कोई पोषक तत्व तो नहीं है। अच्छा। तो इसलिए आप जो पोषण है वो आपको बाहर से देना पड़ेगा। और इन शुरुआती दौर में जो हमारा NPK आता है, नर्सरी ग्रेड 16-16-16 होता है, 16:16:16। तो NPK वो हमारी जो इफ्को कंपनी है, वो इफ्को और क्रिप्को दोनों बनाती हैं, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और 2% का उसका, इनिशियली हम 1% का सोल्यूशन डालते हैं उसमें, बाद में हम उसे 2% का कर देते हैं। तो उस सोल्यूशन को हम मतलब 1 लीटर में 2 ग्राम उसको मिला के, तो 2% का सोल्यूशन या 1%, पहले हम 1% का घोल देते हैं, बाद में हम दूसरे हफ्ते में 2% का घोल उसको पौधों को देते हैं। तो इस तरह से उनको हम पोषण प्राप्त करा। तो ये सब्जियों की खेती के बारे में विश्लेषण हुआ इस तरह का, जो जरूरी आप बता रहे हैं चीजें, या नर्सरी से भी जुड़ी हुई? सिर्फ नर्सरी के लिए, सिर्फ नर्सरी के लिए है। क्योंकि इसके बाद जब आपकी करीब, जैसे जब हमारा खीरा है वो हम 20 दिन में रोपित कर देते हैं, 15 से 20 दिन में वो पौध तैयार हो जाती है। जबकि वही चीज अगर आप बाहर करते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगता है, खुले खेत में अगर आप कर रहे हैं। टमाटर जो है वो हमारा 25-26 दिन में, या शिमला मिर्च 25-26 दिन में तैयार हो जाता है। बाहर जो है हमारा वो 30-35 दिन में तैयार होता है। तो उसको वो रोपण के लायक हो जाती है। उनको फिर आप चाहे पॉली हाउस में रोपित करना है या आपको कहीं भी, जहां भी आप रोपण करना चाहते हैं उसको वो रोपित कर सकते हैं आप।
जी, टेम्परेचर जो होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है पॉली हाउस के अंदर। जी, टेम्परेचर मेंटेन करने के, तो इसको किस तरह से मतलब देखिए पॉली हाउस की अगर हम बात करें तो उसमें कई तरह के पॉली हाउस होते हैं। एक तो होता है फुल्ली क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें आपको सब कुछ आप नियंत्रित कर सकते हैं, तापमान है, ह्यूमिडिटी है, एयर फ्लो है, वो सब कुछ। दूसरा होता है सेमी क्लाइमेट कंट्रोल, तो उसमें कुछ चीजें नियंत्रित होती हैं, कुछ नहीं थी। और तीसरी तरह का होता है नेचुरली वेंटिलेटेड, प्राकृतिक रूप से संवाहित। तो हमारी जो सरकार है और जो मतलब MIDH स्कीम के तहत हम इसमें अधिकतर जो हमारे प्राकृतिक रूप से संवाहित कार्यक्रम हैं, उन जो पॉली हाउस है उनको ही देखते हैं। उसमें सब कुछ नेचुरल होता है, उसमें आप केवल तापमान को बढ़ा सकते हैं, आप कूलिंग नहीं कर सकते हैं। तो जब हम सर्दियों का टाइम होता है तो हम उसके पर्दे गिरा देते हैं, तो हमारा तापमान जो है वो 5-6 डिग्री तक ऊपर बढ़ जाता है। तो फसल के लिए वो आदर्श तापमान हो जाता है उस समय। डॉक्टर साहब, जितनी भी चीजें आपने बताई अभी तक, जी, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि संरक्षित खेती जो है या संरक्षित पौध उत्पादन जो है वो तेजी से घर करना चाहिए भारत में हर जगह। तो इसके बढ़ाव को लेकर क्या मतलब आपका चिंतन रहता है कि कितना जल्दी ये लोकप्रिय हो सकता है, और क्या क्या संसाधन जनित जो है वो समस्याएं सरकार के सामने और पंचायतों के सामने हैं? देखिए, जो लोग करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा दिल्ली NCR है या जो बड़े शहर हैं, वहां पे तो बहुत तेजी से फैल रहा है, स्पेशली जो हमारा पौध उत्पादन है, क्योंकि ये रोजगारोन्मुखी एक उद्यम है। तो इसमें बहुत सारे जो हमारे युवा बंधु हैं वो रोजगार उनको मिल रहा है। तो चाहे वो सब्जी का पौध उत्पादन करें, चाहे फूलों का पौध उत्पादन करें, कुछ फलों का भी पौध उत्पादन उसमें हो जाता है, जैसे पपीता है, स्ट्रॉबेरी है, या जो छोटे फल वृक्ष हैं, तो उनका हम उत्पादन उसके अंदर कर लेते हैं। इवन आजकल तो कई जगहों पे देखें तो आम का पौध उत्पादन भी जो है वो संरक्षित माध्यम में हो रहा है, और उसकी बड़ी डिमांड है, और एक आम का पौधा करीब 1000 रुपए का जा रहा है। अच्छा। तो चूंकि हम सब्जी के विशेषज्ञ हैं तो मैं सब्जी तक सीमित रहूंगा। तो इसलिए इसका प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, और इसमें विभिन्न तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। जो अभी कई सारे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट्स जो नर्सरीज पे आए हैं, वो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कई जगह पे उन राज्य सरकारों ने इजराइल के साथ समझौता करके ऐसे बहुत सारे उद्यम लगाए हुए हैं जो केवल नर्सरी पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है रोजगार के लिए भी, और हमारे किसानों के लिए उत्तम जो क्वालिटी की पौध उपलब्ध कराने के लिए भी, जिससे कि उनकी एक तो एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा, और जब पौध आपकी स्वस्थ होगी तो आपकी फसल भी अच्छी होगी और उससे अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। आप फर्ज कीजिए कि मैं एक टीम बनाता हूं और मैं संरक्षित खेती को लेकर एक व्यवसाय शुरू कर रहा हूं। मैंने कोशिश की कि 10 से 15 युवक किसानों को, नवयुवकों को इससे जोड़ा जाए। क्या आपके हिसाब से उनकी भूमिकाएं होनी चाहिए बतौर एंटरप्रेन्योरिंग? जब आप इस क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहले तो आपको संरक्षित जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। फिर एक हमने एक ट्रेनिंग कराई थी पीछे, ग्रीन हाउस ऑपरेटर्स। तो ग्रीन हाउस में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, तो उनका क्या, कब उनको करना है, कि भाई आपकी पौध लगेगी तो पौध के लिए क्या पहले क्या करेंगे आप, नर्सरी की कैसे तैयारी करेंगे, स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे, राइट, मीडिया कैसे बनाएंगे, फिर मीडिया बन गया, पौध आपने बीज लगा दिया, उसके बाद बीज उग गया, फिर उसकी आफ्टर केयर कैसे करेंगे आप, फिर उसके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है। तो आप कैसे और ये पैकेज तभी सक्सेसफुल होगा जब प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। बिल्कुल। जो भी किसान भाई बहन जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। जी बिल्कुल। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद स्वागत है। डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह है हमारे साथ किसान की बात कार्यक्रम में। और श्रोतागण अगर अभी भी जुड़ सकते हैं हमसे तो 23421081 नंबर है, कॉल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज सब्जी फसलों के संरक्षित पौध उत्पादन पर। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें होती हैं और आखिर में हम यही जानना चाहते हैं कि वैसे तो कहा जाता है कि संरक्षित खेती है ये, पॉली हाउस में पौध तैयार करना, लेकिन फिर भी पौध तैयार करते समय भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता होगा कि संभावना बढ़ जाती है रोगों की, कीटों की, इस तरह से। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कौन कौन से रोग आ सकते हैं? जी सुषमा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, जो संरक्षित संरचना में जब हम पौध उत्पादन करते हैं तो हमारे लिए भी होता है कि हम कुछ एहतियात बरतें हैं जी। तो बहुत सारे जो जिनके जैसे हमने कहा कि सफेद मक्खी, जो सफेद मक्खी है वो रोग का वाहक होती है, जो विषाणु रोग को वहां तक पहुंचाती है। तो वो अपने आप नहीं आती है, वो किसी न किसी माध्यम के थ्रू आती है। अच्छा। जैसे हम पॉली हाउस के अंदर गए और वो हमारे कपड़ों पे बैठी हुई, हम कहीं ऐसी जगह गए थे जहाँ पे वो थी, उसका होस्ट प्लांट था। जैसे बाहर खुले में अगर आपके पास कहीं बैंगन लगा हुआ है, मिर्च लगी हुई है, पुदीना लगा हुआ है, तो ये उस पे काफी अच्छी तरह से पलती फूलती है। और अगर आप उसके आसपास होने के बाद और फिर आप उसके अंदर चले गए पॉली हाउस में अपने, तो यहाँ प्रवेश कर तो आपके कपड़ों के साथ वो चली जाएगी। तो इसलिए वो थोड़ा सा एहतियात बरतें हैं कि जब आप जा रहे हैं तो पहले सीधे पॉली हाउस में जाएं, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे जाएं। जी। दूसरा, पॉली हाउस के अंदर जहां आप नर्सरी बना रहे हैं वहां पे येलो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं पीले रंग के, उनमें वो तो रेडीमेड भी आते हैं, नहीं तो आप पॉलीथीन का 1 फुट बाई 1 फुट का टुकड़ा काट के उसके ऊपर अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जो है वो लगा के वहां बीच बीच में लगा सकते हैं। तो अगर वो पॉली हाउस के अंदर चली भी गई तो वो ट्रैप अट्रैक्ट होती है पीले कपड़े की, तो पीली रंग की तरफ वो उस पे जाएगी और वो वहां चिपक जाएगी, तो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक बात संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा अगर इंटरप्ट किया तो, कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी पर या इस अवधारणा पर हमने बात की, क्या इसकी कोई संक्षिप्त या कोई व्याख्यान माला हमें कहीं मिल सकती है, कोई विवरण किसी वेबसाइट या आधिकारिक सूत्रों से? जैसे हमारी जो संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र की जो वेबसाइट है उस पे भी कुछ पड़ा हुआ है, कुछ मटेरियल जो आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके अलावा कभी अगर कोई आता है वो हमारे संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र पे वहां पे उसको जो टाइप्ड मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल है, वो उसको भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो तीसरी चीज हम ये कह रहे थे कि जो ऐसे कीटनाशक हैं उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, उसको 0.03% मतलब 3 लीटर पानी में 1 ml इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे हम नर्सरी में करते हैं, तो उससे भी ये व्हाइट फ्लाई खत्म हो जाती है। तो जो विषाणु वाहक मक्खी है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार इसमें जो है पौध गलन की समस्या भी हो जाती है, तो इसके लिए आप मैंकोजेब जो M45 एक दवाई है, तो उसको आप 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर उसका ड्रेंचिंग कर देते हैं, तो उससे ये दवा इसका नियंत्रण हो जाता है और इस तरह से आपकी एक स्वस्थ पौध जो है वो तैयार हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, काफी उम्दा रहा आज का कार्यक्रम, कहना चाहिए काफी लाभोन्मुख रहेगा हमारे नवयुवकों के लिए और उन लोगों के लिए जो इस तरह की कृषि की तरफ जाना चाहते हैं। फिलहाल सुषमा और रजत को दें इजाजत जी। और डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जो हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी आज संरक्षित सब्जी फसल की पौध किस तरह से आप तैयार करें पॉली हाउस में, उसके बारे में। डॉक्टर साहब, आपका भी दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।